हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिलाषा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल एनएक्सेस फेयर पे। और हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, और जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यूरोपियों का भारत में आगमन, है ना। यही टॉपिक चल रहा था हमारा। और स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक आग्रह करूंगी कि आप सब जरूर पहले के जो 5 लेक्चर्स है हमारे इतिहास के, उसको जरूर कवर करें ताकि चीज़ें आप सबको ढंग से समझ में है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि हम हमेशा अपना टेबल ऑफ कंटेंट डिस्कस करते हैं ताकि हमें ये समझ में आए कि हमने कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस कर लिया है और कौन कौन से टॉपिक हमारे बचे हैं अभी पढ़ने के लिए। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हमने बैकग्राउंड को देख लिया था, पृष्ठभूमि को जान लिया था कि आखिर यूरोपियंस जो थे वो भारत क्यों आए थे, ट्रेड करने के पर्पज से। फिर हमने एक एक करके इन 5 यूरोपियन कंट्रीज को देखा, ये किस तरीके से भारत आते हैं, यहाँ पर ट्रेड करते हैं, है ना। फिर आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कार्नेटिक वॉर, कार्नेटिक युद्ध। ओके, तो ये जो कार्नेटिक वॉर है, ये जो है वो हमारा आज का सबसे अंतिम टॉपिक है, सबसे आखिरी टॉपिक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कार्नेटिक वॉर को शुरू करने से पहले, कार्नेटिक युद्ध को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सब टॉपिक्स होने वाले हैं हमारे। ओके, तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम क्या जानेंगे, इसके बैकग्राउंड के बारे में, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में, कि आखिर जो कर्नाटक का युद्ध था, ये जो कार्नेटिक का जो वॉर था, वो आखिर क्यों हुआ था, इसकी लड़ाई आखिर क्यों लड़ी गई थी, किसके किसके बीच लड़ी गई थी, है ना। इसके पीछे की कहानी को जानेंगे। फिर हम देखिए, मेनली हुआ क्या था कि कार्नेटिक वॉर में 3 मेनली लड़ाइयाँ हुई थी, 3 कार्नेटिक का वॉर हुआ था। तो एक एक करके हम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों कार्नेटिक युद्ध को जान लेंगे। फिर हम एक टेबल के थ्रू उसको समराइज करेंगे ताकि हमें याद करने में चीज़ें आसान हो जाए, है ना। तो उसको एक टेबल के थ्रू समझ लेंगे, एक आप समझ लो कि शॉर्ट रिवीजन कर लेंगे। और फिर हम जानेंगे उसके पीछे की वजह कि आखिर जो कार्नेटिक युद्ध था, है ना, उसमें किसकी आखिर विजय हुई थी, किसकी हार हुई थी, और आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी, है ना। तो उसके कारण को हम जान लेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने टॉपिक नंबर 1 से, है ना। और वो टॉपिक नंबर 1 क्या है? बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि, यानी कि इसके पीछे की कहानी को जान लेते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि 5 मेजर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भारत आई थी, जिसको कि हमने एक एक करके देखा था। तो चलिए एक बार हम शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कौन आई थी? पुर्तगाल आई थी, है ना। पुर्तगाल की कंपनी भारत आई थी। फिर दूसरे नंबर पर डच की कंपनी आई थी। तीसरे नंबर पर ब्रिटेन की कंपनी आई थी। हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली है। फिर डेन्स की आई थी कंपनी भारत में, और फाइनली फ्रेंच कंपनी आई थी भारत में, है ना। इन 5 के बारे में हमने देखा था। अब देखिए हो क्या रहा था यहाँ पे, है ना। पुर्तगाल की जो कंपनी थी वो हमने देखा था कि कैसे धीरे धीरे एक एक करके इनके हाथ से, जो भी जिस क्षेत्र पर भी इन्होंने अपने आधिपत्य हासिल किया था वो इनके हाथ से छिन रहा था, है ना, छिन गया था। और मुंबई भी जो है इन्होंने क्या किया था, गिफ्ट में दे दिया था ब्रिटेन को। तो इस तरीके से हमने देखा था कि गोवा और उसके आसपास का जो क्षेत्र था वही इनके पास रह गया था, और ये बहुत ही सिमट के रह गए थे भारत में, है ना। फिर हमने डच के बारे में देखा था कि बैटल ऑफ बेदरा, यानी कि बेदरा के युद्ध के बाद अंग्रेजों के साथ इनका युद्ध होता है, बैटल ऑफ बेदरा, जो कि 1759 में 1759 में होता है। और इस युद्ध के बाद इनकी हार होती है डचों की, और ये बहुत सीमित हो जाते हैं, सिमट के रहते हैं। और ये इनका उसके बाद फोकस कहाँ हो जाता है? इंडोनेशिया वाले रीजन में, जो इस पूर्वी देश है, इंडोनेशिया और मलेशिया, है ना। तो ये पूर्वी देश है, पूर्वी कंट्रीज हैं ये, है ना। तो इन्हीं पे इनका मेनली फोकस चला जाता है, ये वहाँ सीमित हो जाते हैं। फिर ब्रिटेन आती है। डेन्स के बारे में आपको पता ही है कि ये आयाराम गयाराम वाली कहानी है, इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था क्योंकि बहुत कम समय तक भारत में रहीं। और फिर फाइनली फ्रांस आती है। तो जो मेन लड़ाई होगी यहाँ पर, जो कार्नेटिक युद्ध है, उसमें ये ब्रिटेन और फ्रांस, इन्हीं दोनों के बीच में ये मेन युद्ध होती है, ये मेन लड़ाई होती है। इसलिए हमने इसको एक बार डिस्कस कर लिया। ओके, तो चलिए जानते हैं कि देखिए होता क्या है। ये 5 यूरोपियन कंट्रीज तो आई थी, क्यों आई थी? ट्रेड करने के पर्पज से, ऑब्वियसली। तो देखिए, ये जो ब्रिटेन है, ये फ्रांस है, ये भी क्यों आएंगे भारत? हमने देखा था कि ये व्यापार करने के पर्पज से आई थी, ट्रेड करने के पर्पज से आई थी। और ये क्या चाहती थी भारत में कि हमारा क्या हो, मोनोपोली स्टैब्लिश हो जाए, हमारा एकाधिकार स्थापित हो जाए। किस चीज़ में? व्यापार में, है ना। व्यापार में क्या है, जो ब्रिटेन है और फ्रांस है, ये दोनों ये चाह रही थी कि हमारा एकाधिकार स्थापित हो जाए व्यापार में।
और क्या होता है कि देखिए भारत में जो लोकल रूलर्स होते हैं उन लोग के बीच में क्या होता था, हमेशा उथल पुथल चलता रहता था, उनकी भी लड़ाइयाँ युद्ध होती रहती थी। तो ये जो अंग्रेज थे, ये जो फ्रांस थे, ये क्या चाहते थे कि क्यों ना हम उनका फ़ायदा उठा लें, है ना। क्यों फ़ायदा उठाएं? ताकि इनको ट्रेड में फ़ायदा हो। तो ये क्या करने लगे धीरे धीरे करके कि भारत के जो लोकल रूलर्स थे उनके आंतरिक राजनीति में, उनके आंतरिक मामलों में, है ना, हस्तक्षेप करने लगे, इंटरफेरेंस करने लगे। क्यों करने लगे? मैंने अभी बताया आपको, ताकि ये क्या कर सके, अपना जो है वो राजनीतिक जो शक्ति है उसको स्थापित कर सके भारत में, और ताकि इनको ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम लाभ हो सके, अधिकतम प्रॉफिट हो सके, है ना। क्योंकि देखिए वहाँ के जो लोकल रूलर्स थे वो भी अपने एक दूसरे के साथ लड़ाई करते थे और इसका ये फ़ायदा उठाना चाहते थे, ताकि ये भी अपनी राजनीतिक शक्तियों को स्थापित कर सके और इनको ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। इसलिए ये क्या करने लगे कि किसी एक को अंग्रेज सपोर्ट कर देती थी तो उसी के अपोजिट में उसको फ्रांस सपोर्ट कर देती थी। ये करना इन्होंने भारत में शुरू कर दिया था। तो मेनली कार्नेटिक युद्ध में, 3 जो कार्नेटिक युद्ध होगी उसमें यही सब देखने को हमें मिलेगा, जिसको कि हम आगे देखेंगे। ओके, चलिए अब हम जान लेते हैं कि ये जो कार्नेटिक जो रीजन है, जो कार्नेटिक आप सुन रही है, आखिर है कौन सा क्षेत्र। देखिए हमारे मन में बार बार आ रहा है कि कार्नेटिक कहीं कर्नाटका तो नहीं था। तो नहीं, ये कर्नाटका वाला रीजन नहीं है। ये जो कार्नेटिक है ये क्षेत्र आखिर है कौन सा। तो देखिए कार्नेटिक का जो नाम है ये यूरोपियंस के द्वारा ही ये नेम दिया गया है ना। और ये क्षेत्र है कौन सा, आइए हम उसको जरा मैप से देख लेते हैं। तो देखिए ये है हमारा साउथ इंडिया, हमारा दक्षिण भारत। ओके, और ये दक्षिण भारत है हमारा। और देखिए ये जो आपको दिख रहा होगा ये कार्नेटिक लिखा हुआ, मेनली यही वाला जो क्षेत्र है वो पूरा हमारा कार्नेटिक वाला क्षेत्र है ना। और ये जो पूरा रीजन है ना, ये है हमारा कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल, एक सेकेंड, कोरोमंडल कोस्ट है ना, कोरोमंडल तट है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ईस्टर्न कोस्ट, यानी कि पूर्वी तट। क्योंकि देखिए ये ईस्ट साइड है ना, इसलिए हम इसे और क्या कहते हैं, पूर्वी तट। ओके, और अगर हम राज्य की बात करें, क्षेत्र की बात करें, तो देखिए यहाँ पे तमिलनाडु वाला जो हमारा राज्य है और यहाँ पे आंध्र प्रदेश है ना। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला या उसके आसपास का जो रीजन है वही था कार्नेटिक। और अगर हम तट की बात करें तो ये कोरोमंडल कोस्ट या फिर पूर्वी तट है ना, जो ईस्टर्न कोस्ट है वो वाला क्षेत्र है, भारत का हिस्सा है। और ये जो कार्नेटिक है इसकी जो कैपिटल थी उस समय वो थी आर्कूट है ना। इसकी कैपिटल थी आर्कूट। इतना हमने जान लिया मैप के थ्रू, समझ लिया। और ये जो तीनों कार्नेटिक युद्ध हुई थी ये मेनली इन्हीं वाले रीजन में कार्नेटिक युद्ध लड़ी गई थी, फ्रांस और अंग्रेजों के बीच और भारतीय रूलर के बीच में, जो लोकल रूलर्स थे उनके बीच में। ओके, तो चलिए हमने ये समझ लिया। अब हम बात करेंगे कि आखिर जो ये कार्नेटिक युद्ध है आखिर शुरू कैसे हुआ था। तो देखिए इसकी जो शुरुआत हुई थी ना वो भारत में नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत जो थी वो यूरोप में ही हुई थी है ना। और यूरोप में ऑस्ट्रिया नाम का एक जगह है ना, वहाँ पे ही उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो जाती है। और उसी उत्तराधिकार की लड़ाई के साथ क्या शुरू हो जाता है, कार्नेटिक युद्ध शुरू हो जाता है। तो देखिए जो कार्नेटिक युद्ध की लड़ाई थी वो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, यानी कि ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकारी का युद्ध था उससे शुरू होती है ना। और इसका समापन कैसे होता है, ये युद्ध खत्म कैसे होता है, 7 इयर्स वॉर से, 7 वर्षीय युद्ध के साथ इसका खात्मा हो जाता है, इसका समापन हो जाता है तीसरे कार्नेटिक युद्ध से। ओके, तो देखिए इसमें मेनली हमने क्या क्या जाना, इसमें हमने जाना कि देखिए 5 यूरोपियन कंट्रीज आई थी है ना, वो सब क्या हो गई थी, सीमित हो गई थी, वो ज़्यादा अब ट्रेड नहीं कर पा रही थी लड़ाई की वजह से, या फिर बहुत सारे रीजंस थे जो कि हमने देखा था। बचती हैं 2 ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनी है ना, इन्हीं दोनों के बीच में मेनली कार्नेटिक युद्ध होता है। और हमें पता है कि किसने हमारे भारत पे सबसे ज़्यादा रूल किया था, ब्रिटेन ने ही किया है। तो हमें पता है कि फाइनली कौन मास्टर होने वाला है ना। तो किस तरीके से कार्नेटिक युद्ध जो है इनका काया पलट करती है उसको तो हम आगे जानेंगे। यहाँ पे मेनली ब्रिटेन और फ्रांस ये दोनों एक दूसरे के बीच में युद्ध होता है इनका। अब देखिए ये दोनों मेनली भारत क्यों आई थी, ये भी ट्रेड के पर्पज से आई थी। और ये दोनों क्या चाह रही थी कि हमारा ट्रेड पे क्या हो, एकाधिकार हो, मोनोपोली स्टैब्लिश हो। ओके, और इसके लिए ये क्या करने लगे कि भारत के जो लोकल रूलर्स थे है ना, उनके अपने खुद के बीच में ही क्या था, उथल पुथल मची रहा था। मेनली कार्नेटिक वाले रीजन में तो और ज़्यादा है ना, इसीलिए कार्नेटिक युद्ध फेमस है। तो उनके इंटरनल जो मैटर्स है उसमें ये इंटरफेरेंस करने लगे, उनके जो आंतरिक मामले हैं उसमें ये हस्तक्षेप करने लग जाते हैं। क्यों? ताकि ये अपनी राजनीतिक शक्तियों को क्या कर सके, स्थापित कर सके और इन्हें ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो है ना।
फिर हमने जाना कि देखिए ये जो कार्नेटिक वाला रीजन है ये है कौन सा, तो मैप से हमने देख लिया कि ये कोरोमंडल कोस्ट जो है पूर्वी तट ये वाला क्षेत्र है, और जब हम राज्य की बात करें तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला रीजन है ना भारत में। फिर ये शुरू कैसे होगा, तो यूरोप में जो है वो ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन, यानी कि यूरोप में एक जगह है ऑस्ट्रिया, वहाँ पे उत्तराधिकारी की लड़ाई होगी, वहाँ से ये शुरू होगा पहला कार्नेटिक युद्ध। और जो लास्ट तीसरा होगा वो कैसे खत्म होगा, 7 ईयर वॉर से 7 वर्षीय युद्ध के। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक नंबर 2 की, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रथम कार्नेटिक युद्ध यानी कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, जो कि कब शुरू हुई थी 1740 में और कब खत्म हुई थी 1748 में। तो 1740 में ये यूरोप में शुरू हो जाती है और 1748 में ये खत्म हो जाती है। ओके, तो देखिए होता क्या है, 1740 में 1740 में यूरोप में ऑस्ट्रिया नाम का एक जगह है ना, वहाँ पर उत्तराधिकारी की लड़ाई शुरू हो जाती है। देखिए भारत में ही नहीं, विश्व में जो भी जगह है जहाँ पर भी ये सक्सेसर की लड़ाई होती है, उत्तराधिकारी की लड़ाई होती है, वो मोस्टली 2 गुटों के बीच होती है। तो ऐसा ही ऑस्ट्रिया में भी होता है, यहाँ पर भी 2 गुटों के बीच ये होता है कि कौन अगला उत्तराधिकारी बनेगा, और एक गुट को सपोर्ट कर रही होती है ब्रिटेन और दूसरे गुट को सपोर्ट कर रही होती है फ्रांस। ओके, और यहाँ पर क्या होता है कि कौन नहीं चाहेगा, देखिए कि हमारा जो हम जिसको सपोर्ट कर रहे हैं वही अगला रूलर बने ऑस्ट्रिया का, कोई भी यही चाहेगा। तो यहाँ पर ब्रिटेन और फ्रांस भी यही चाहती थी। क्यों ऐसा चाह रही थी, ताकि उनकी जो सुप्रीमेसी है, उनकी जो प्रभुत्व है वो एस्टेब्लिश हो, वो स्थापित हो सके यूरोप में। इसीलिए ये दोनों चाहते थे कि हमारे ही सपोर्टर क्या बने, ऑस्ट्रिया के नए रूलर बने। ओके, और इसी की वजह से दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं, और उनकी लड़ाई वहाँ शुरू हो जाती है यूरोप में। और ये उसका इम्पैक्ट क्या होगा, भारत में हमें देखने को मिलेगा, उसी का जो कॉन्सिक्वेंस है वो हमें भारत में देखने को मिलेगा। और भारत ही नहीं, जहाँ जहाँ भी विश्व में उनकी कॉलोनीज थी, जो उनकी ट्रेडिंग पोस्ट थी, उन सारी जगहों पर इन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ जाती है। तो देखिए हुआ क्या कि भारत में जो प्रथम कार्नेटिक युद्ध थी है ना, वो कहाँ शुरू हुई थी, यूरोप के ऑस्ट्रिया वाले जगह से इसकी शुरुआत हो जाती है, उत्तराधिकारी की लड़ाई होती है, और इसी का जो विस्तार है ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, भारत में देखने को मिलेगा। ओके, अब देखिए किसके किसके बीच हुई, ये हमने देखा कि ये ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच शुरू हो जाती है। अब इसका जो इम्पैक्ट भारत में कब आएगा, ये आएगा 1745 में। देखिए होता क्या है कि ब्रिटिश की जो नेवी होती है भारत में, वो क्या करती है कि फ्रांस की जो जहाज होती है उस पर ये हमला करना शुरू कर देती है और उसको जब्त में ले लेती है अपने कब्जे में, उसको तहस नहस करने लग जाती है, ताकि जो फ्रेंच की नेवी है वो क्या हो सके, एजिटेट हो सके, उत्तेजित हो सके और बदले में पलटवार करे, क्योंकि हर जगह तो ये यही कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, पूरे विश्व में इन दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ी हुई थी, यहाँ भी यही करते हैं। तो आखिर फ्रांस यहाँ पर कैसे चुप बैठता, ये क्या करते हैं, इनके इस समय गवर्नर होते हैं भारत में, फ्रेंच गवर्नर, वो होते हैं फ्रैंकोइस ड्यूप्लेक्स। कौन होते हैं, फ्रैंकोइस ड्यूप्लेक्स। ये क्या करते हैं कि मॉरिशस वाले क्षेत्र में जो उस समय फ्रांस के गवर्नर होते हैं उनकी हेल्प मांगते हैं कि उनकी नेवी आकर इनकी हेल्प करे। और ये जो है ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, जो ब्रिटिश की मद्रास वाली फैक्ट्री है उसको, उस पर हमला कर देते हैं। अब इस चीज़ को देख करके ब्रिटिश क्या करते हैं, ये अनवरुद्दीन से हेल्प मांगते हैं, मदद मांगते हैं। अब अनवरुद्दीन कौन है, अनवरुद्दीन जो थे वो कार्नेटिक वाला जो क्षेत्र है वहीं के नवाब होते हैं, है ना। अनवरुद्दीन जो है वो कार्नेटिक वाले क्षेत्र के नवाब होते हैं, वहाँ के रूलर होते हैं। तो ये अनवरुद्दीन से क्या मांगते हैं, हेल्प मांगते हैं ब्रिटिशर्स। अनवरुद्दीन जो है वो ड्यूप्लेक्स को कहते हैं कि आपकी जो सेना है उसको हमारे क्षेत्र से हटाइए, उसकी जो उपस्थिति है उसकी हमारे क्षेत्र में हमें पसंद नहीं है, ये जो आप युद्ध कर रहे हैं यहाँ पे ये हमें पसंद नहीं है, उसको आप हटाइए अपनी सेना को यहाँ से। ये अनवरुद्दीन का कहना था ड्यूप्लेक्स से। ओके, कि जो हमारे क्षेत्र में फ्रांसीसी सेना है उनकी उपस्थिति हमें पसंद नहीं है, हमारे क्षेत्र में आप युद्ध मत करिए, हटाइए इन्हें यहाँ से, ये कहना था अनवरुद्दीन का। ठीक है, तो ड्यूप्लेक्स क्या कहते हैं अनवरुद्दीन से कि ठीक है, अगर हम जब मद्रास वाला रीजन जीत लेंगे, जब हमारे कब्जे में पूरी तरीके से आ जाएगा तो हम आपको एज अ गिफ्ट दे देंगे। अब किसको पसंद नहीं आएगा कि कोई भी जो रीजन है वो हमें गिफ्ट में मिल जाए, तो अनवरुद्दीन बोलते हैं ठीक है। लेकिन ड्यूप्लेक्स के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है, वो उपहार में अनवरुद्दीन को वो क्षेत्र नहीं देते हैं। अब इस चीज़ से अनवरुद्दीन को गुस्सा आ जाता है और ये युद्ध छेड़ देते हैं। अनवरुद्दीन और फ्रांस के बीच में अब युद्ध हो जाएगा, और यही युद्ध जो है वो हमें पढ़ना है, यही जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है पहला कार्नेटिक युद्ध में। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बैटल ऑफ सेंट थॉमस या फिर बैटल ऑफ आद्यार। देखिए इंडिया में जो है, भारत में मोस्टली हम इसे याद करते हैं बैटल ऑफ आड्यार से ही। आड्यार जो है वो एक नदी है। ओके, तो ये जो नदी है, ये जो लड़ाई है, ये आड्यार नदी के किनारे ही लड़ी गई थी, इसलिए हम इसको बैटल ऑफ आड्यार कहते हैं या फिर बैटल ऑफ सेंट थॉमस भी कहते हैं। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें ये यही है, बैटल ऑफ सेंट थॉमस या फिर बैटल ऑफ आद्यार, ये दोनों नाम है।
एक ही लड़ाई के दो अलग अलग नाम हैं। ओके, तो मोस्टली हम याद करेंगे बैटल ऑफ आडियार के तौर पर इसे। तो देखिए ये किसके किसके बीच लड़ी गई, ये लड़ी गई अनवरुद्दीन और फ्रांस के बीच में, और इसमें विजयी कौन होता है, फाइनली फ्रांस होती है। देखिए ऐसा होता क्यों है, यहाँ पर जो है वो अनवरुद्दीन की 10,000 की सेना शामिल थी और फ्रांस की लगभग 1,000 सेना, अप्रॉक्सीमेटली 1,000 सेना शामिल थी, और इसमें जीत किसकी हो जाती है, फ्रांस की हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो फ्रांस थी वो इनकी जो सेना थी वो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज थी, और मॉडर्नाइज जो इक्विपमेंट्स होते हैं युद्ध में उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन भारतीय जो थे अनवरुद्दीन, उनकी सेना क्या थी, पुरानी पद्धति से ही युद्ध लड़ रही थी। तो इस युद्ध के बाद इन्हें ये समझ में आता है, भारतीय जो रूलर्स थे उनको ये समझ में आता है कि हमें भी अपने युद्ध की पद्धति में बदलाव लाने की ज़रूरत है। तभी तो देखो आपकी जो फ्रांस थी उनकी 1,000 सेना इनकी अनवरुद्दीन की 10,000 सेना पे भारी पड़ती है। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज इक्विपमेंट्स का यूज़ कर रहे थे, तभी तो वो भारी पड़ती हैं। और अब क्या होता है कि 1748 में पहला जो कार्नेटिक युद्ध था वो समाप्त हो जाता है। वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, एंड हो जाता है। कैसे एंड होता है, एक संधि के थ्रू, और इस संधि का नाम है एक्स-लाला-शापेल की संधि, है ना। एक्स-लाला-शापेल की संधि से ये क्या हो जाता है, ये इस युद्ध की समाप्ति हो जाती है। ओके, तो देखिए इसमें मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है ना वो यही है कि बैटल जो पहला कार्नेटिक युद्ध है, इसमें हमें मोस्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो पहला कार्नेटिक युद्ध था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सेंट थॉमस की लड़ाई या फिर बैटल ऑफ आडियार। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बैटल ऑफ आडियार जो है वो किस चीज़ से संबंधित है, तो पहला कार्नेटिक वॉर से संबंधित है। और हाँ, ये युद्ध कब लड़ी गई थी, ये युद्ध लड़ी गई थी 1746 में। तो भारत में जो है वो पहला कार्नेटिक युद्ध की जो शुरुआत हुई थी ये 1746 में होती है। किस चीज़ से, बैटल ऑफ सेंट थॉमस से या फिर बैटल ऑफ आडियार से। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि ये जो युद्ध थी ये जो यूरोप में शुरू हुई थी और यूरोप में ही खत्म होती है, कब खत्म होती है, 1748 में। और किस चीज़ की संधि के साथ, एक्स-लाला-शापेल की संधि के साथ। एक्स-लाला-शापेल जो है वो यूरोप में एक जगह है, तो उसी की संधि होती है और इसी संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हो जाती है 1748 में। ओके, और जो अंग्रेज की मद्रास वाला क्षेत्र जो है वो फ्रांस अपने कब्जे में ले लेते हैं, जो उन्होंने लिया था वो उसे वापस कर देते हैं। और अंग्रेजों ने भी जो नॉर्थ अमेरिका के कुछ क्षेत्र होते हैं फ्रांस के, उसको जो उन्होंने अपने कब्जे में लिया था वो फ्रांस को उसे वापस कर देते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जो भी एक दूसरे का जो क्षेत्र था अपने अपने कब्जे में लिया था वो एक दूसरे को वापस कर देते हैं। जैसे कि अंग्रेज जो है, अंग्रेज के जो क्षेत्र थे मद्रास वाला, वो फ्रांस उन्हें वापस कर देते हैं, और अंग्रेज जो है वो नॉर्थ अमेरिका के कुछ क्षेत्र अपने कब्जे में लिए थे फ्रांस को, उन्हें वो फ्रांस को वापस कर देते हैं। तो यही मतलब मोस्टली चीज़ें हमें याद रखनी है। सबसे पहले ये क्या याद रखनी है हमें, देखिए हमें इसमें ना जो फ्रांस की सेना पर फ्रांस की जहाज़ों पर हमला किया था ये सब जस्ट एक कहानी है, ताकि आपको याद हो सके इसके पीछे की कहानी। बट जो फैक्ट्स है परीक्षा में तो वही पूछे जाते हैं वन डे एग्जाम्स में, तो इसमें जो फैक्ट्स है आपको यही याद रखने हैं कि जो पहला कार्नेटिक युद्ध था, जो बैटल ऑफ आडियार या बैटल ऑफ सेंट थॉमस है, ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपके पहले कार्नेटिक युद्ध से, है ना। और ये कब शुरू हुआ था, ये 1746 में शुरू हुआ था। किसके किसके बीच शुरू हुआ, तो ये अनवरुद्दीन और फ्रांस के बीच शुरू हुआ। ओके, और इसमें विजयी कौन हुआ, फ्रांस विजयी हुआ। प्लस में कि ये जो पहला कार्नेटिक युद्ध था इसका जो ये कब समाप्त हुआ, तो ये 1748 में समाप्त होता है। और किस चीज़ की संधि के साथ ये समाप्त होता है, तो ये एक्स-लाला-शापेल की संधि के साथ समाप्त होता है। बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक 2 था वो खत्म होता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक नंबर 3 की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड कार्नेटिक वॉर के बारे में, दूसरा कार्नेटिक युद्ध के बारे में। और ये कब शुरू हुआ, ये शुरू होता है 1749 में और ये खत्म होता है 1754 में। देखिए हमने जब पहला कार्नेटिक युद्ध पढ़ा तो उसमें क्या पढ़ा था कि जो इसकी जो शुरुआत थी वो कहाँ हुई थी, यूरोप वाले रीजन में, है ना। लेकिन जो दूसरा कार्नेटिक युद्ध है इसकी शुरुआत कहाँ होगी, भारत में ही होगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो लोकल रूलर्स थे, है ना, जो स्थानीय शासक थे, वो एक दूसरे के साथ अपनी सत्ता के लिए भारत में ही यहीं पे लड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए जो दूसरा कार्नेटिक युद्ध है ये यहीं शुरू होगा। और इस जो लोकल रूलर्स के साथ सत्ता की जो लड़ाई थी, इसमें ब्रिटेन और फ्रांस दोनों कूद पड़ते हैं। क्यों, अपने फायदे के लिए, ताकि इनको क्या हो सके, ये फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सके, है ना। इनको जो ट्रेडिंग पोस्ट है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र इनको मिल सके ट्रेड करने के लिए। इसलिए ये दोनों जो है अपना फ़ायदा देखने के लिए इनके जो लोकल रूलर्स की जो लड़ाई होती है उसमें ये कूद जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हम दूसरे कार्नेटिक युद्ध में पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं।
तो देखिए होता क्या है कि 1748 में क्या होता है, हैदराबाद का निज़ाम होता है आसफ जाह फर्स्ट, उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। ओके, तो देखिए आगे और भी बात करने से पहले थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं और थोड़ी सी स्टोरी जान लेते हैं। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में उस समय किसका रूल था, मुगल एम्पायर का, है ना, किसका था, मुगल साम्राज्य का शासन था। और हमें पता है कि जब तक औरंगजेब जिंदा था तब तक मुगल एम्पायर जो थी, मुगल जो साम्राज्य थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। ओके, और देखिए ये जो मुगल साम्राज्य है ये बहुत सारे छोटे छोटे प्रांतों में बटी हुई थी, है ना, बहुत सारे प्रांत में बटी हुई थी, प्रोविंसेस में बटी हुई थी। तो आप इसको 1 2 3 मान लो। और इसी प्रांत के अंदर में बहुत सारे सूबा थे, है ना, बहुत सारे क्या थे, सूबा थे, बहुत सारे सूबा थे। इसी तरीके से प्रोविंस 2 में भी आप ऐसे ही समझ लो कि बहुत सारे सूबा थे। तो जो साम्राज्य थी वो प्रांतों में, प्रोविंसेस में बटी थी, और प्रोविंस जो है वो सूबाओं में बटी हुई थी, है ना। और ये जो मुगल साम्राज्य थी उस समय औरंगजेब रूल कर रहा था, और 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है ना। औरंगजेब की क्या हो गई, यहाँ पर डेथ हो गई, 1707 में औरंगजेब मर गया। अब इसके मरते ही क्या होता है कि मुगल एम्पायर का पतन शुरू हो जाता है, और बहुत सारी जो प्रांत है उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया, आज़ाद घोषित कर लिया। और उसी में से एक प्रांत था हैदराबाद का, है ना, हैदराबाद वाला प्रांत जो था उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। और उस समय वहाँ का जो निज़ाम था वो कौन था, आसफ जाह फर्स्ट, आसफ जाह फर्स्ट था। वो धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ता है तो 1748 में क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है ना, उसकी डेथ हो जाती है। और इसकी मृत्यु होते ही, है ना, क्योंकि ये बूढ़ा हो गया था तो इसलिए इसकी डेथ हो गई, इसकी मृत्यु होते ही वहाँ पर 2 दावेदार होते हैं, है ना, एक उसका बेटा और दूसरा इसका नाती, है ना, एक उसका बेटा और दूसरा उसका नाती। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं पीछे। देखिए 1748 में क्या हुआ कि जो हैदराबाद का निज़ाम था, है ना, आसफ जाह फर्स्ट, उसकी क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, उसकी डेथ हो गई। ओके, और इसके मरते ही यहाँ पर 2 सक्सेसर होते हैं, एक नासिर जंग जो कि क्या होता है, बेटा होता है, सन होता है आसफ जाह फर्स्ट का, और दूसरा मुजफ्फर जंग जो कि क्या होता है, नाती होता है किसका, आसफ जाह फर्स्ट का। ये दोनों दावेदार होते हैं। देखिए होता ये है कि जब नासिर जंग था वो आसफ जाह फर्स्ट के जीवन काल में ही उस पर हमला करता है, क्या बनने के लिए, वहाँ का रूलर बनने के लिए, हैदराबाद का निज़ाम बनने के लिए। इसी वजह से आसफ जाह फर्स्ट ने जो है वो अपने नाती को उत्तराधिकारी अपने जीवन काल में ही घोषित कर दिया था, है ना, इसलिए मुजफ्फर जंग भी एक दावेदार होता है। और इन दोनों के बीच, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में उत्तराधिकारी की लड़ाई शुरू हो जाती है। तो हैदराबाद वाले रीजन में ये होता है ना। अब हमने बात की थी कि प्रांत के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, सूबा होते हैं। तो जो हैदराबाद का जो प्रांत था उसी के अंदर एक सूबा होता है, वो था कार्नेटिक। और कार्नेटिक के बारे में हमने पढ़ा था कि वहाँ का नवाब कौन था, अनवरुद्दीन था, पहले कार्नेटिक युद्ध में, जिसमें क्या होता है कि अनवरुद्दीन और फ्रांस के बीच में क्या होती है, 1746 में बैटल ऑफ क्या होता है, सेंट थोमिया बैटल ऑफ आडियार, है ना। और आडियार में क्या था, क्यों हुआ था आडियार वाला लड़ाई, क्योंकि वो आडियार नदी के किनारे थी इसलिए उसका नाम आडियार था। और अनवरुद्दीन नहीं चाहता था कि मेरे वाले क्षेत्र में फ्रांस क्या करे, रहे, या क्योंकि ब्रिटिशर्स उससे हेल्प मांगने जाते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था अनवरुद्दीन कि मेरे वाले क्षेत्र में फ्रांस की सेना हो, उसकी उपस्थिति उसे पसंद नहीं आती है। इस वजह से वो मना करता है, ऐसा नहीं मानते हैं फ्रांस वाले, और इसलिए फ्रांस और अनवरुद्दीन के बीच में लड़ाई हो जाती है। तो ये हमने पहले वाले युद्ध में, पहले कार्नेटिक युद्ध में पढ़ रखा है। ओके, तो देखिए अब क्या होता है यहाँ पे कि कार्नेटिक का जो कैपिटल था वो क्या था, आरकूट था। और कार्नेटिक वाले रीजन में नवाब कौन था, अनवरुद्दीन था। और यहाँ पर अब एक और दावेदार आता है, कौन, चंदा साहिब, है ना, चंदा साहिब। अब चंदा साहिब क्या करता है कि ये क्यों दावेदार बनता है। देखिए जब अनवरुद्दीन वहाँ का नवाब बना था कार्नेटिक वाला रीजन का, उस समय चंदा साहिब कहाँ होता है, मराठाओं के कब्जे में होता है। और जैसे ही वो मराठा के कब्जे से छूटता है वो अपना दावा घोषित करने आ जाता है, कहाँ पर, कार्नेटिक वाले रीजन में। तो देखिए यहाँ से हमने देखा कि हैदराबाद वाले रीजन में 2 दावेदार हैं, कौन है, एक है नासिर जंग और दूसरा है मुजफ्फर जंग। इसी तरीके से कार्नेटिक वाले रीजन में अनवरुद्दीन जो कि वहाँ का नवाब है ही, और चंदा साहिब भी आ जाता है ना। अब देखिए क्या होता है आगे, इसे हम एक टेबल से भी समझ लेते हैं। हमने अभी बात की कि हैदराबाद वाले रीजन में कौन है दावेदार, एक है मुजफ्फर जंग और दूसरा है नासिर जंग, है ना। और जो आरकूट वाला रीजन है वहाँ पे कौन है, वहाँ पे चंदा साहिब है और अनवरुद्दीन है। अब देखिए अब यूरोपियंस यहाँ पे कैसे हस्तक्षेप कर रहे हैं। देखिए चंदा साहिब जो है वो फ्रांस की हेल्प लेने जाता है कि हमें जो है अपनी आर्मी का सपोर्ट दो ताकि हम क्या कर सके, वहाँ पर
हम उत्तराधिकारी बन जाए, है ना, रूलर बन जाए। और फ्रेंच जो है वो किसकी हेल्प करता है? फ्रेंच जो है वो चंदा साहिब की हेल्प करता है, उसका सपोर्ट करती है। और हैदराबाद वाले रीजन में वो मुजफ्फर का सपोर्ट करती है। इसी तरीके से उसके अपोजिट में क्या जाएगी? ब्रिटिश जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि ब्रिटिशर्स किसकी हेल्प करेंगे? वो हैदराबाद वाले रीजन में नासिर जंग की हेल्प करते हैं और कार्नेटिक वाले रीजन में अनवरुद्दीन की हेल्प करते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर फिर से ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के विरुद्ध हो गए, अपोजिट हो गए। ओके, ये समझ में आया आपको? अब चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। 1749 में 1749 में क्या होता है? बैटल ऑफ अंबर होता है, अंबर की लड़ाई होती है। ये वेल्लोर के नजदीक वाला रीजन है ना। यहाँ पर क्या हो गया? बैटल ऑफ अंबर हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है? कंबाइंड आर्मी किसकी? फ्रांस की, है ना, चंदा साहिब की और मुजफ्फर जंग की। इन तीनों की कंबाइंड आर्मी अनवरुद्दीन पर क्या करती है? हमला कर देती है। और यहाँ पर अनवरुद्दीन क्या होता है? पराजित हो जाता है, डिफीटेड हो जाता है और क्या होता है? मारा जाता है ना, मार दिया जाता है इन सब के द्वारा। और इसके मरते ही क्या होता है? चंदा साहिब को अब क्या बना दिया जाता है? नया नवाब बना दिया जाता है कार्नेटिक वाले रीजन का। तो ये लोग मिलकर हमला करते हैं अनवरुद्दीन पर, है ना, कार्नेटिक वाले रीजन पे। और अब नया नवाब चंदा साहिब बन गया, है ना। अब देखिए क्या होता है आगे। 1750 में बैटल ऑफ जिंजी होता है ना। और इस बैटल ऑफ जिंजी में नासिर जंग, जो कि हैदराबाद का निज़ाम था, वो भी मारा गया खुद के ही सपोर्टर के द्वारा। और अब यहाँ पर मुजफ्फर जंग, जिसको कि फ्रांस सपोर्ट कर रही थी, वो अब सूबेदार बन जाता है। कहाँ का? दक्कन वाले रीजन का, है ना। तो देखिए यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि फ्रांस जिस रूलर को सपोर्ट कर रही थी, है ना, फ्रांस किसको सपोर्ट कर रही थी? एक मुजफ्फर जंग को और दूसरा चंदा साहिब को। तो चंदा साहिब अब कार्नेटिक का नवाब बन जाता है और मुजफ्फर जंग जो है वो दक्कन का क्या बन जाता है? सूबेदार बन जाता है। तो ये जो फ्रांस है जिसको भी सपोर्ट कर रही थी, है ना, वो अपने अपने जगह के क्या बन गए? शासक बन गए, रूलर बन गए। तो आप समझ सकते हैं कि इससे कितना फायदा होगा किसको? फ्रांस को। और करते भी क्या है कि जब चंदा साहब रूलर बनते हैं तो ये भी फाइनेंशियली बहुत सारा पैसा वगैरह प्रोवाइड करते हैं, किसको? ड्यूप्ले को और फ्रांस की कंपनी को। और जब मुजफ्फर जंग भी जो है वो रूलर बनता है, सूबेदार बनता है अपने जगह का, तो वो क्या करता है? वो 5-6 लाख रुपया जो है वो फ्रेंच कंपनी को देता है। प्लस में जो ड्यूप्ले होता है, ड्यूप्ले को भी वो 20 लाख रुपया देता है। प्लस में जो कृष्णा रिवर है, कृष्णा रिवर से लेकर के जो कन्याकुमारी वाला क्षेत्र था, वहाँ तक पूरा क्षेत्र जो मुगल का क्षेत्र था, उन सारे क्षेत्र का गवर्नर कौन बन जाता है? वो बन जाता है ड्यूप्ले। ओके, फ्रैंकोइस ड्यूप्ले। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रांस जो है वो वित्तीय तरीके से कितना ज़्यादा क्या हो गया? मजबूत हो गया, है ना, कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। कैसे? फाइनेंशियली। और देखिए कितने सारे क्षेत्र उसके हाथ में आ गए, कितनी सारी एरियाज, क्षेत्र फ्रांस के हाथ में आ गई। तो आप देख सकते हो कि फ्रांस क्या थी? यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई। और देखिए ब्रिटिशर्स का हाल यहाँ पर क्या हुआ? ब्रिटिशर्स के जो भी दावेदार थे वो क्या हो गए? हार गए, नहीं तो मारे ही गए। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स का क्या हो गया? पलड़ा कमज़ोर हो गया, है ना। तो ब्रिटिशर्स भी अब कुछ ना कुछ करेंगी ताकि क्या करे? ये भी पलटवार कर सके। तो ब्रिटिशर की तरफ से ही एक आर्मी होते हैं रॉबर्ट क्लाइव करके, है ना, वो अब क्या करेंगे? गेम को पलट देंगे। अब क्या होगा कि 1751 में क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव, जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर था, है ना, वो क्या करता है? आरकूट वाले रीजन पे कैप्चर कर लेता है। आरकूट हमने पढ़ा था कहाँ की? कार्नेटिक का कैपिटल है ना। कार्नेटिक वाले रीजन का क्या है? राजधानी है। तो इस वाले रीजन पे क्या करता है रॉबर्ट क्लाइव? क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। अब ये रीजन किसका था? चंदा साहिब का था। चंदा साहिब अब क्या था? कार्नेटिक का नवाब था। और चंदा साहिब जो है उस समय तिरुचिरापल्ली के युद्ध में बिजी था, है ना, व्यस्त था। और जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव उसके आरकूट वाले रीजन पे क्या करता है? कब्जा करता है। वो प्लान करके करता ही है कि जैसे ही मैं उसके रीजन पे कब्जा करूंगा वो युद्ध छोड़ के यहाँ पर भागा आएगा, इसलिए वो हमला कर देता है। और वो छोड़ के आता भी है, लेकिन वो अपने वाले क्षेत्र को बचा नहीं पाता है। और रॉबर्ट क्लाइव की मात्र 251 आर्मी जो है वो मिलके कब्जा कर लेती है। और चंदा साहिब की 4000 आर्मी भी मिलके अपने रीजन को वापस नहीं ले पाती है। और ये भाग के कहाँ चला जाता है? तंजौर वाले रीजन में, जो कि इसका होम टाउन होता है ना। और यहाँ पर ये मारा जाता है ना। तंजौर में ये क्या होता है? चंदा साहिब की, है ना, तंजौर में चंदा साहिब की हत्या कर दी जाती है। और इस तरीके से अब नया नवाब कौन बनेगा? अब नया नवाब बनता है मोहम्मद अली, है ना, न्यू नवाब ऑफ आरकूट। और ये कौन था? ये था आपका अनवरुद्दीन का बेटा। अनवरुद्दीन जो कि कार्नेटिक का नवाब था। तो अब मोहम्मद अली अनवरुद्दीन का बेटा होता है, वही अब नया नवाब बनता है। कहाँ का? कार्नेटिक वाले रीजन का। ओके, तो ये हमने देख लिया। तो यहाँ से देखिए कि ब्रिटिशर्स का किस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव ने जो है वो प्लान करके यहाँ पर फ्रांस जिसको सपोर्ट कर रही थी उसको एक को मार दिया, है ना। अब देखिए क्या होता है।
आगे चल के क्या होता है कि जो मुजफ्फर जंग था, है ना, जो मुजफ्फर जंग था वो भी मारा जाता है। देखिए जो सेकेंड कार्नेटिक वॉर है ना वो बहुत ज़्यादा पेचीदा है, क्योंकि ये भारत में हुआ था, है ना। लोकल रूलर्स जो कि स्थानीय शासक था वो ही अपने सत्ते के लिए लड़ रहे थे एक दूसरे से, तो ये बहुत ज़्यादा पेचीदा है। और इसमें फ्रांस भी घुस गए, ब्रिटेन भी घुस गए, है ना। तो बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई, है ना, बहुत सारी लड़ाई लड़ी जाएगी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस थोड़ा थोड़ा आपको सारे युद्ध का ग्लांस दे रही हूँ जस्ट, है ना। तो मुजफ्फर जंग भी, तो यहाँ पर बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई, उसी में से एक लड़ाई में मुजफ्फर जंग की भी क्या हो गई, हत्या कर दी जाती है ना। और यहाँ पर रूलर बन जाता है जो हैदराबाद वाला रीजन है, वहाँ पर सलाबत जंग जो है वो नया रूलर बन जाता है। और ये सलाबत जंग पता है कौन है, ये नासिर जंग का ही क्या होता है, भाई होता है ना। भाई किसका होता है, नासिर जंग का ये भाई होता है। ओके, तो देखिए इस तरीके से क्या होता है कि अब ब्रिटिशर्स का पलड़ा भारी हो जाता है फ्रांस की अपेक्षा में। और क्या होता है कि फ्रांस को यहाँ पर बहुत ज़्यादा वित्तीय तरीके से क्षति होती है, लॉस होती है। और यहाँ पे ड्यूप्ले ने जो भी अपनी पॉलिसीज़, नीतियाँ अपनाई थी वो फ्रांस की गवर्नमेंट को पसंद नहीं आती है, क्योंकि इन्हें फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस होता है। इसलिए ये क्या करते हैं कि ड्यूप्ले को वापस फ्रांस बुला लेते हैं। तो जो देखिए फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी वो क्या करती है, वो ड्यूप्ले को वापस कहाँ बुला लेती है, फ्रांस बुला लेती है। क्यों ऐसा वो करती है, क्योंकि उन्हें क्या होता है, भारी वित्तीय घाटा होता है। ओके, और वो क्या करती है कि फ्रैंकोइस ड्यूप्ले को गवर्नर जनरल के पद से भी हटा देती है। और अब जो है वो अगला नया गवर्नर जनरल भारत के लिए कौन आता है, फ्रांस की तरफ से, वो आता है गुडेहू। और इसको भेजा ही जाता है संधि करने के लिए, किसके साथ, ब्रिटेन के साथ में। ओके, तो यहीं से 1754 में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हो जाता है, पौंडीचेरी की संधि हो जाती है ना। किसके किसके बीच में ये संधि होगी, ये संधि होगी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, है ना। फ्रांस की तरफ से कौन आ गया, गुडेहू आ गया, है ना, संधि को समझौता करने के लिए, है ना, संधि करने के लिए। और यहाँ से ये दोनों ब्रिटेन और फ्रांस डिसाइड करते हैं कि अब से हम जो स्थानीय शासक हैं उनके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो लोकल रूलर्स हैं उनके इंटरनल मैटर में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, है ना। और जो भी हमेशा जैसे पहले कार्नेटिक वॉर में भी हुआ था कि जो भी एक दूसरे का जो क्षेत्र अपने कब्जे में लेते हैं वो क्या कर देंगे, एक दूसरे को फिर से वापस कर देंगे। ओके, ये हो जाता है। अब देखिए हम इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली, तो इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक शॉर्ट में आपको मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए रीजन कौन सा था, हमने क्या पढ़ा था कि लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी, हैदराबाद से, है ना। हैदराबाद में आसफ जाह फर्स्ट की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उसी वहीं पे जो है दो दावेदार होते हैं, दो उत्तराधिकारी होते हैं हैदराबाद वाले रीजन में। कौन होते हैं, एक होता है नासिर जंग और दूसरा होता है मुजफ्फर जंग। नासिर जंग कौन था, आसफ जाह फर्स्ट का बेटा था और मुजफ्फर जंग नाती था। तो इन दोनों के बीच में सत्ता की लड़ाई, है ना। अब आगे कार्नेटिक वाला रीजन, उसी का कैपिटल क्या था, ये आरकूट था। तो कार्नेटिक वाले रीजन में फिर से दो दावेदार, एक अनवरुद्दीन और दूसरा चंदा साहिब, है ना। और इन दोनों को सपोर्ट कौन कर रही थी, फ्रांस और ब्रिटिश। फ्रांस किसका सपोर्ट कर रही थी, कार्नेटिक वाले रीजन में चंदा साहिब को और हैदराबाद वाले रीजन में मुजफ्फर जंग को। और इसी के विपरीत ब्रिटिश करेगी सपोर्ट। तो ब्रिटिश जो है वो हैदराबाद वाले रीजन में नासिर जंग को सपोर्ट कर रही थी और कार्नेटिक वाले रीजन में अनवरुद्दीन को। अब देखिए क्या था, 1749 में बैटल ऑफ अंबर हो जाता है जो कि वेल्लोर के नज़दीक है। और वहाँ पर जो है वो मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रेंच की जो कंबाइंड आर्मी होती है वो किसको हरा देती है, वो अनवरुद्दीन को हरा के उसकी हत्या कर देती है। और यहाँ से चंदा साहिब अब कार्नेटिक का नया नवाब बन जाता है। इसी तरीके से आगे क्या होता है, 1750 में बैटल ऑफ जिंजी होता है। और बैटल ऑफ जिंजी में क्या होता है कि नासिर जंग मारा जाता है अपने ही सपोर्टर के द्वारा। और अब जो है दक्कन वाले रीजन का सूबेदार कौन बन जाता है, मुजफ्फर जंग। और इस तरीके से मुजफ्फर जंग जो है वो बहुत सारा रुपया, बहुत सारा क्षेत्र, है ना, वो किसको प्रोवाइड करता है, फ्रांस की कंपनी को, फ्रांस को। और ड्यूप्ले जो है वो आपका कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी वाले क्षेत्र तक का क्या बन जाता है, गवर्नर बन जाता है। और 20 लाख रुपया भी मिलता है मुजफ्फर जंग के द्वारा उसको ड्यूप्ले को। इस तरीके से क्या होता है कि फ्रांस का पलड़ा भारी हो जाता है, फ्रांस फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। और यही तो वो चाहते थे कि इनके इंटरनल मैटर में घुस के हम अपना फ़ायदा देखें। और ब्रिटिशर्स यहाँ पे क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। और इस तरीके से ब्रिटिशर्स जो है वो अपने एक ऑफिसर को भेजती है पूरा प्लान करके कि अब क्या करेंगे, अब हम फ्रांस को हराएंगे। और रॉबर्ट क्लाइव आता है यहाँ से पिक्चर में। और रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, 1751 में जो कार्नेटिक का कैपिटल है आरकूट, उसको अपने कब्जे में लेता है। चंदा साहब जो है वो आरकूट को बचाने के लिए आता है और फिर वो बचा नहीं पाता है और तंजौर जाता है और तंजौर में ही वो मारा जाता है। और अब जो है कार्नेटिक का नया नवाब कौन बनता है, मोहम्मद अली, जो कि अनवरुद्दीन का बेटा होता है। और आगे चल के मुजफ्फर जंग भी एक दूसरे युद्ध में मारा जाता है।
तो इस तरीके से यहाँ पर अब फ्रांस का डाउनफॉल शुरू हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा वित्तीय क्षति होती है और ब्रिटिशर्स अब फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। और जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी उन्हें ड्यूप्ले की नीति अच्छी नहीं लगती है, उन्हें बहुत ज़्यादा वित्तीय घाटा होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, ड्यूप्ले को वापस फ्रांस बुला लेते हैं। और इस तरीके से क्या होता है कि अब ड्यूप्ले को गवर्नर जनरल के पोस्ट से भी हटा दिया जाता है और अब नया जो गवर्नर जनरल है वो बन जाता है गोडेहू, है ना। और गोडेहू को भारत भेजा ही इसीलिए जाता है ताकि वो संधि का समझौता कर सके, किसके साथ, ब्रिटेन के साथ। और यहीं पे क्या होता है, 1754 में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होती है, पौंडीचेरी की संधि हो जाती है। और इसी पौंडीचेरी की संधि के साथ ब्रिटेन और फ्रांस डिसाइड करते हैं कि आज के बाद अब से हम क्या करेंगे, अब हम जो स्थानीय शासक है उनके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और दोनों जो है, जो भी एक दूसरे का उन्होंने क्षेत्र लिया था उसको एक दूसरे को वापस कर देते हैं। तो देखिए यही पूरी कहानी थी। इसमें मेनली यही पूछा जाएगा कि पौंडीचेरी की संधि कौन से साल में हुई थी, 1754 में, किसके किसके बीच हुई, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुई थी, है ना। और ये मेन इंपॉर्टेंट है 1754 वाला। बाकी जो इतना ज़्यादा युद्ध है ये यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप ये याद रख सकते हो कि बैटल ऑफ अंबर 1749 में हुआ था और बैटल ऑफ जिंजी 1750 में हुआ था। ओके, इतना ही आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 4 की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं तीसरा कार्नेटिक युद्ध के बारे में, थर्ड कार्नेटिक वॉर के बारे में। ओके, और इसकी शुरुआत जो है वो यूरोप में 1756 में हो गई थी और ये खत्म कब हुआ था, 1763 में। ओके, तो यूरोप में जो है ये 1756 में शुरू हुई थी और 1763 में खत्म हो गई थी। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए हुआ क्या था, 1756 में यूरोप में जो ऑस्ट्रिया थी, ऑस्ट्रिया क्या चाहती थी कि एक सेल्से नामक जगह थी उसको अपने कब्जे में लेना चाहती थी, अपने आधिपत्य में लेना चाहती थी। और बस यहीं से जो शुरुआत हो जाती है, इसी चीज़ से शुरुआत हो जाती है 7 वर्षीय युद्ध की, 7 ईयर्स वॉर की। ओके, और देखिए ये जो युद्ध था ये पूरे विश्व में फैल जाती है, छिड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस वाले युद्ध में क्या होता है, ब्रिटेन और फ्रांस फिर से एक दूसरे के अपोजिट खड़ी होती है, फिर से एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी होती है। और इनकी जहाँ जहाँ भी विश्व भर में कॉलोनीज थी या फिर जो भी इनके ट्रेडिंग पोस्ट थे जहाँ ये ट्रेड कर रहे थे, जैसे कि हमारे भारत में भी ट्रेड ही कर रहे थे उस समय तक ये, तो उन सारी जगहों पर ये युद्ध छिड़ जाता है और सब दोनों एक दूसरे पर क्या करने लग जाते हैं, हमला करने लग जाते हैं। और इसी का इम्पैक्ट हमारे भारत में भी देखने को मिलेगा और यहीं से जो है थर्ड कार्नेटिक वॉर, तीसरा कार्नेटिक युद्ध शुरू हो जाएगा हमारे भारत में भी। ओके, तो देखिए इसमें होता क्या है, थोड़ी सी हम कहानी जान लेते हैं कि जो ब्रिटिश थी वो क्या करती है, फ्रांस की कुछ फैक्ट्रीज थी जैसे कि चंद्रनगर वाले रीजन में जो कि बंगाल में उनकी फैक्ट्री थी, बालासोर वाली फैक्ट्री थी, उन सारे फैक्ट्री पे ये कब्जा कर लेती है और उनको तहस नहस करती है। तो बदले में फ्रांस कैसे चुप रहती, ये भी इनके कुछ क्षेत्र जैसे कि सेंट डेविड वगैरह थी, फोर्ट जहाँ पे इनकी थी, उन पे ये भी कब्जा कर लेती हैं। और ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही करते हैं, हर मतलब एक दूसरे के क्षेत्र पर ये कब्जा करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज भारी पड़ते हैं। ये जो फ्रांस थी, क्योंकि देखिए धीरे धीरे जो है थर्ड कार्नेटिक वॉर तक फ्रांस की जो शक्ति थी वो बहुत कम हो जाती है और अंग्रेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा और भी रीजन को जीत लिया था। वहाँ के जो लोकल रूलर्स थे उनसे, जैसे कि नॉर्दर्न सरकार वगैरह और भी अलग अलग क्षेत्र थे, वो अंग्रेजों के कब्जे में आ जाते हैं इस वजह से। और इनके पास जो है रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि तब तक ये बैटल ऑफ प्लासी वगैरह जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, इन युद्ध को भी ये जीत लेते हैं। तो इनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी ब्रिटिशर्स के पास, तो इसलिए ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत पक्ष होता है इनका और फ्रांस जो है वो थोड़ा कमज़ोर पक्ष होता है। तो इस वजह से जो तीसरा कार्नेटिक युद्ध होगा, इस वाले युद्ध में ब्रिटिशर्स जो है वो भारी पड़ती है। और ये जो है युद्ध 1760 में क्या होता है, बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश हो जाता है। किसके किसके बीच में, फ्रांस और ब्रिटिशर्स के बीच में। तो देखिए ये जो वॉन्डीवॉश है ये कहाँ पे है, ये तमिलनाडु वाले रीजन पे है। ओके, तो बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश हो जाता है और ये वाला जो क्षेत्र है वो तमिलनाडु में है। देखिए तमिलनाडु में मेनली जो इसे क्या बोला जाता है, वांदीवास। ओके, तमिलनाडु के जो लोग थे उसको वांदीवास कहते थे, लेकिन आपको पता ही है कि यूरोपियंस ये प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, इसलिए इसे वॉन्डीवॉश कहते थे। ओके, और इसमें अंग्रेज और फ्रेंच एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और ब्रिटिश की तरफ से वहाँ पर होते हैं जनरल आयरकूट और फ्रांस के गवर्नर होते हैं थॉमस-लेली। ओके, और इसमें जीत किसकी हो जाती है, इसमें जीत हो जाती है ब्रिटिशर्स की। क्यों होती है, हमने बताया आपको कि इनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, बहुत सारे जो लोकल रूलर्स के क्षेत्र थे उसको भी इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था, इस वजह से ये भारी पड़ते हैं। बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश का जो युद्ध है ये क्या करते हैं, जीत लेते हैं।
तो देखिए इसमें मेनली हमसे यही पूछा जाएगा कि जो थर्ड कार्नेटिक जो बैटल ऑफ वॉन्डिवॉर्स है वो किस युद्ध से संबंधित है, तो वो तीसरा कार्नेटिक युद्ध से संबंधित है। और ये कब लड़ा गया था, ये 1760 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। ब्रिटिश की तरफ से जनरल थे आयरकूट और फ्रांस के गवर्नर उस समय थे थॉमस लैली। ओके, अब देखिए आगे क्या होता है। युद्ध तो हो गया बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश। अब फिर से जो है 1763 में यूरोप में ही अब फिर से एक संधि होगी। जैसा कि हमेशा हमने देखा कि एक संधि के साथ क्या होता है, युद्ध की समाप्ति हो जाती है। पहले में भी देखा, दूसरे में भी देखा कार्नेटिक युद्ध में, और तीसरे में भी देखा। तो तीसरे में जो है यूरोप वाले क्षेत्र में क्या होता है, क्योंकि यूरोप से ही यहाँ पे शुरुआत हुई थी, तो यूरोप में फिर से क्या हो जाता है, ट्रीटी हो जाती है, संधि हो जाती है, पेरिस की शांति संधि। पेरिस की शांति संधि के साथ ये युद्ध फिर से समाप्त हो जाता है। ओके, और यहाँ पर क्या होता है कि फ्रांस की बहुत बुरी तरीके से हार होती है और फिर से पहले की तरह ही जिनका जो भी क्षेत्र लिया था वो उन्हें वापस कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बार यहाँ पर एक चीज़ ये होती है कि फ्रांस की तो फैक्ट्री उन्हें अंग्रेज वापस कर देते हैं, लेकिन इन पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। जैसे कि देखिए, इनको ये रेस्ट्रिक्शन इन पे लगाया जाता है कि अब ये अपना मिलिट्री एक्सपेंशन नहीं कर सकते हैं, अपने आर्मी का जो है वो विस्तार नहीं कर सकते हैं। प्लस में जो भी इनकी जो फैक्ट्रीज उनको वापस दे दी जाती है, जैसे कि चंद्रनगर वाली, ओके, और पौंडीचेरी, ये सब वाली जो इनको फैक्ट्री इनको फिर से वापस मिल जाती है। वहाँ पर ये किलाबंदी नहीं कर सकते हैं, फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये सब कह के इनके मतलब इन दोनों के बीच में संधि हो जाती है। ओके, तो देखिए इन्हें स्थापित करने के लिए कारखाना इनको फिर से ये परमिशन तो दे दी जाती है, लेकिन अब जो है ये अपना मिलिट्री एक्सपेंशन नहीं करेंगे और फोर्टिफिकेशन भी नहीं करेंगे। ये इन पर 2 रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। और इसी के साथ देखिए भारत में जो है वो फ्रांस पावर का खात्मा हो जाता है, समापन हो जाता है, और फिर से ये पुर्तगाली और डचों की तरह भारत में क्या हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। तो देखिए हमने ये देखा कि किलाबंदी भी नहीं कर सकते हैं और ये इन 2 यूरोपियन पावर्स की तरह क्या हो गया, सीमित हो गया। तो तीसरा कार्नेटिक युद्ध भी इसी के साथ हमने क्या कर लिया, खत्म कर लिया। तो देखिए इसमें मेनली हमें क्या जानना था, इसमें मेनली हमें क्या जानना था कि 7 इयर्स वॉर हुआ, कहाँ पे हुआ, ऑस्ट्रिया में। मतलब यूरोप से ही इसकी शुरुआत हुई 7 इयर्स वॉर की, और ये फैलते फैलते पूरे विश्व में फैला। क्यों फैला, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिटेन है और फ्रांस, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो गई, और जहाँ भी इनकी कॉलोनीज थी, ट्रेडिंग पोस्ट थे, इन सारे क्षेत्र पे ये क्या करने लगे, लड़ने लगे। और इसी का प्रभाव हमारे भारत में भी आया और यहीं से थर्ड कार्नेटिक वॉर शुरू हो गया। क्या करने लगे, ये दोनों एक दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा करने लगे, उन्हें तोड़ फोड़ करने लगे, तहस नहस करने लगे। ओके, और यहीं से शुरुआत हो जाती है 1760 में बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश की। तो हमें याद यही रखना है कि तीसरे जो बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश है वो किस लड़ाई से, किस युद्ध से संबंधित है, तो ये थर्ड कार्नेटिक युद्ध से संबंधित है। ओके, ये कब हुआ था, 1760 में हुआ था। किसके किसके बीच लड़ी गई, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच लड़ी गई। ब्रिटिश की तरफ से जनरल आयरकूट थे और फ्रांस की तरफ से वहाँ पे उस समय गवर्नर थे थॉमस लैली। ओके, और 1763 में जो है वो शांति संधि हो जाती है पेरिस की, और इसी के साथ क्या होता है, तीसरा जो कार्नेटिक युद्ध है वो समाप्त हो जाता है, और फिर से जिसका जो क्षेत्र होता है वो दोनों एक दूसरे को वापस कर देते हैं। युद्ध की समाप्ति हो गई और इन पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लग गया फ्रांस पे, और इसी के साथ फ्रांस पावर यहाँ पे पूरी तरह खत्म हो गई, भारत में कुछ सीमित रह जाती है। हालांकि देखिए जो पौंडीचेरी वाला जो रीजन था वो बहुत दिनों तक ये अपने कब्जे में रखते हैं, लेकिन हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध फिर से ये नहीं जा पाते हैं, मतलब लड़ाई जो युद्ध है वो फिर से वो नहीं कर पाएंगे ब्रिटिशर से। ओके, और इसी के साथ देखिए हमारा थर्ड कार्नेटिक वॉर खत्म होता है। ओके, देखिए इसमें मेनली 2 ही चीज़ आप याद रखोगे, एक बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये खत्म कब हुआ, 1763 में और पेरिस की संधि के साथ। ओके, तो चलिए हम इसी के साथ अपने अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 5 की। ओके, और इसमें हम एक टेबल के थ्रू जो तीनों कार्नेटिक युद्ध है उसको एक एक करके समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जो तीनों कार्नेटिक युद्ध है उसमें बहुत सारी कहानियां हैं, तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा ग्लांस दिया है सारे युद्धों के बारे में, बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं गई हूँ। जो इंपॉर्टेंट है मैंने बस उसी को फोकस में रखा है। ओके, और आगे जो टेबल है, ये जो टेबल है, इस टेबल के थ्रू आप बस साल, कारण, है ना, कौन से बैटल हुए, कौन से ट्रीटी हुई, बस इतना ही याद रखोगे तो वो भी काफ़ी होगा। 1 डे एग्जाम में इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा, बस साल पूछा जाएगा, संधि पूछी जाएगी, और कौन सा जो बैटल है वो कौन से कार्नेटिक युद्ध से संबंधित है, इतना ही पूछा जाता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो देखिए जो पहला कार्नेटिक युद्ध था वो कब हुआ था, 1740 से 1748। ओके, यहाँ तक हुआ था, और 1740 में ये कहाँ पे शुरू हुआ था, यूरोप वाले जगह पे शुरू हुआ था, है ना। किसके किसके बीच शुरू हुआ, तो ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में शुरू हुआ था। हमने देखा था
कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में ये शुरू हो गया था और उसी की वजह से इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो प्रभाव है वो भारत में आया था धीरे धीरे करके। तो देखिए इसके पीछे का कारण क्या रहा, रीजन क्या रहा। ओके, तो हमने देखा था कि यूरोप वाले जगह पे एक रीजन है, एक क्षेत्र है, वो है ऑस्ट्रिया, और उस ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी की लड़ाई शुरू हो जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, ब्रिटेन और फ्रांस आपस में लड़ने लग जाते हैं। ओके, तो क्या होता है कि ऑस्ट्रिया में क्या होता है, उत्तराधिकारी का युद्ध हो जाता है ना। और इसी की वजह से भारत में 1746 में 1746 में क्या हो जाता है, बैटल ऑफ सेंटथोम या बैटल ऑफ आडियार। हमने देखा था कि आडियार नदी के किनारे ये लड़ाई लड़ी गई थी, इसलिए इसका नाम बैटल ऑफ आडियार, आडियार का युद्ध या फिर बैटल ऑफ सेंटथोम भी इसको कहा जाता है ना। और हमने ये भी देखा था कि ये किसके किसके बीच हुआ था, अनवरुद्दीन और फ्रांस की आर्मी के बीच में हुआ था। तो उतना ज़्यादा नहीं पूछेंगे किसके किसके बीच हुआ था, बस बैटल ऑफ सेंटथोम या बैटल ऑफ जो आडियार है वो किसके किसके बीच, कौन से साल में हुई, 1746 में हुई थी। बैटल ऑफ आडियार जो है वो कौन से लड़ाई से संबंधित है, तो फर्स्ट कार्नेटिक युद्ध से संबंधित है। ओके, और जो पहला कार्नेटिक युद्ध है उसमें ट्रीटी किस चीज़ की हुई थी, तो इसमें ट्रीटी जो हुई थी वो हुई थी एक्सलाला शपेल की संधि, और ये कौन से साल में हुई थी, ये हुई थी 1748 वाले साल में, है ना, क्योंकि इसी साल क्या हुआ था, पहला कार्नेटिक युद्ध समाप्त हुआ इसी संधि के साथ। ओके, और ये संधि कहाँ पे हुई थी, यूरोप वाले जगह पे। तो हमने समझ लिया पहला कार्नेटिक युद्ध 1740 से 1748 किसके किसके बीच, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। कारण क्या रहा, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी का कारण रहा कि वहाँ पे उत्तराधिकारी की लड़ाई चल रही थी और इसी का इम्पैक्ट हमें भारत में देखने को मिला फाइनली 1746 में बैटल ऑफ आडियार या बैटल ऑफ सेंटथोम, है ना। और यहाँ पर संधि कौन सी साइन हुई, तो ये संधि जो हुई वो एक्सलाला शपेल की संधि 1748 में। ओके, इसी के साथ पहला कार्नेटिक युद्ध हो गया खत्म। अब हम दूसरे कार्नेटिक युद्ध की बात करेंगे। ये कब से कब तक हुआ, 1749 से 1754। और ये जो दूसरा कार्नेटिक युद्ध है ये यूरोप वाले क्षेत्र में नहीं शुरू हुआ था, है ना, और इसकी संधि भी यूरोप वाले क्षेत्र में नहीं हुई थी। ये कहाँ हुई थी, ये हमारे भारत में ही हुई थी, है ना। तो ये हमने देखा था कि हैदराबाद और जो कार्नेटिक है वहाँ पर इन्हीं दोनों रीजन में मेनली हुई थी। हमने क्या देखा था कि हैदराबाद में आसफ जाह फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर उसके दो उत्तराधिकारी होते हैं, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। नासिर जंग आसफ जाह फर्स्ट का बेटा होता है और मुजफ्फर जंग उसका नाती होता है। इसी तरीके से जो कार्नेटिक वाला रीजन होता है वहाँ पर भी दो दावेदार होते हैं, एक जो ऑलरेडी अनवरुद्दीन वहाँ का निजाम होता है वो, और दूसरा चंदा साहब जो उसका ब्रदर इन लॉ होता है। ओके, तो एक एक इन दोनों क्षेत्र पे दो दो उत्तराधिकारी, दो दो दावेदार होते हैं, और इन दोनों दावेदारों को ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो अपने तरीके से सपोर्ट कर रही होती है, क्योंकि उन्हें भी क्या था, उन्हें भी वित्तीय तरीके से वहाँ पर स्ट्रांग होना था, है ना, ताकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर सके, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सके, है ना, अपनी कॉलोनीज को और ज़्यादा बढ़ा सके, इसलिए वो ऐसा कर रही थी। तो देखिए जो मुजफ्फर जंग को कौन सपोर्ट कर रही थी, फ्रांस सपोर्ट कर रही थी, और चंदा साहिब को भी फ्रांस सपोर्ट कर रही थी। वहीं पे ब्रिटिश जो है वो हैदराबाद वाले रीजन में नासिर जंग को सपोर्ट कर रही थी और कार्नेटिक वाले रीजन में अनवरुद्दीन को सपोर्ट कर रही थी। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध यहीं से हो गए थे। और इसका रीजन क्या रहा था, इसका रीजन रहा था कि वहाँ पर जो स्थानीय शासक थे, है ना, उनके आंतरिक मामले में क्या करने लगे, ये दोनों हस्तक्षेप करने लगे, है ना। जो ब्रिटेन और फ्रांस थे ये दोनों तो हस्तक्षेप ही तो कर रहे थे, है ना, इनके आंतरिक मामले में। और यहाँ पर बैटल कौन कौन सी हुई, यहाँ पर बैटल होती है बैटल ऑफ अंबुर की लड़ाई और जिंजी की लड़ाई। हमने देखा था कि जो बैटल ऑफ अंबुर था ये 1749 में लड़ी गई थी और बैटल ऑफ जिंजी कब लड़ी गई थी, 1750। तो ये दोनों साल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ध्यान रखना कि बैटल ऑफ अंबर और बैटल ऑफ जिंजी जो है वो दूसरे कार्नेटिक युद्ध से संबंधित है। और बैटल ऑफ अंबर में हमने देखा था कि इसमें अनवरुद्दीन मारा जाता है और यहाँ पर चंदा साहिब कार्नेटिक का नवाब बन जाता है, और बैटल ऑफ जिंजी में नासिर जंग मारा जाता है, और फाइनली फिर मुजफ्फर जंग जो है वो पूरे दक्कन वाले क्षेत्र का क्या बन जाता है, सूबेदार बन जाता है। और यहाँ से क्या होता है कि फिर से फाइनली ट्रीटी साइन होती है, कौन सी, पौंडीचेरी की संधि। कौन से साल में, 1754 में। किसके किसके बीच में, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, है ना। और यहाँ से ये दोनों क्या डिसाइड करते हैं, यहाँ से दोनों डिसाइड करते हैं कि अब से हम जो वहाँ के स्थानीय शासक हैं उनके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो यहाँ से दूसरा कार्नेटिक युद्ध भी खत्म होता है। अब चलिए हम आते हैं तीसरे कार्नेटिक युद्ध में, है ना। तीसरा कार्नेटिक युद्ध जो है वो 1756 से लेकर के 1763 तक चलता है। और यहाँ पे क्या था, हमने पढ़ा था तीसरे कार्नेटिक युद्ध में कि जो ऑस्ट्रिया नामक जगह थी ब्रिटेन में, यूरोप वाले रीजन में, वो क्या थी, वो शेल्से वाला जो जगह है उसको अपने कब्जे में लेना चाहती थी। और इसी वजह से क्या हो जाता है, इसी वजह से 7 ईयर्स वॉर छिड़ जाता है, 7 वर्षीय जो है वो युद्ध छिड़ जाता है। किसके किसके बीच में, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। और ये पूरे विश्व में फैल जाता है, जहाँ जहाँ भी इनकी ट्रेडिंग पोस्ट होती है, जहाँ जहाँ भी इनकी कॉलोनीज होती हैं, सारी जगह ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, है ना।
यही कारण था। तो देखिए ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो लड़ने लग जाते हैं और फिर इसी का इम्पैक्ट, इसी का प्रभाव फिर से भारत में देखने को मिलेगा। और भारत में कहाँ मिलता है देखने को? 1760 में बैटल ऑफ वांडीवॉश, वांडीवॉश की लड़ाई, है ना। और ये कौन सा क्षेत्र था वांडीवॉश वाला? जो तमिलनाडु का क्षेत्र है उसी वाले क्षेत्र में जो है वो वांडीवॉश पड़ता है। और जो तमिलनाडु के लोग हैं वो क्या बोलते थे उसको? वंदावासी, है ना, वंदावासी। लेकिन चूंकि जो वंदावासी जो है वो यूरोप वालों को प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती थी, इसलिए वो उसको वांडीवॉश कह के प्रोनाउंस करते थे, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, बैटल ऑफ वांडीवॉश। तो ये पूछ लिया जाएगा कि बैटल ऑफ वांडीवॉश कौन से साल में हुआ था? ये 1760 में हुआ था। बैटल ऑफ वांडीवॉश जो है वो कौन से कार्नेटिक युद्ध से संबंधित है? तो वो तीसरी कार्नेटिक युद्ध से संबंधित है। और इसमें फाइनली ट्रीटी जो संधि है वो किस चीज़ की होती है? तो यहाँ पर पेरिस की शांति संधि हो जाती है। कब? 1763 में, है ना। किसके किसके बीच में? फिर से फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। और जो जिसका क्षेत्र था वो उसको वापस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ये जरूर हो जाता है कि अब से फ्रांस जो है अपना मिलिट्री एक्सपेंशन नहीं करेंगे, और क्या नहीं, अपना फोर्टिफिकेशन जो किला था, अब वैसे भी उनके पास तो बहुत कम ही किला बचता है, तो उसको भी वो फोर्टिफाई नहीं करेंगे, किलाबंदी नहीं करेंगे। और वो क्या हो जाते हैं? बहुत सीमित हो जाते हैं उसके बाद। और इसके बाद क्या होता है कि इन तीनों कार्नेटिक वॉर के बाद जो अंग्रेज है वो फिर से एक मेजर यूरोपियन शक्ति की तरह क्या होते हैं? उभरते हैं। ओके, तो एक एक करके जो है हमने तीनों कार्नेटिक युद्ध को यहाँ पर क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, जिनको भी कहानी याद करने में दिक्कत आ रही हो, या फिर जो लोग भी कहानी नहीं याद करना चाहते हैं, तो बस आप ये टेबल देख लेना। इस टेबल से ही आपका काम हो जाएगा। वनडे एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं आता है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ओके, अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 6 की, और ये जो टॉपिक है वो आज के लेक्चर का सबसे आखिरी टॉपिक होगा। ओके, तो देखिए इसमें हम क्या जानेंगे कि आखिर क्या कारण रहा कि जो अंग्रेज है वो जीत गए और फ्रांस हार गए। देखिए जब पहला कार्नेटिक युद्ध हुआ था तो उसमें कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला था, और इसमें क्या हुआ था? जो फ्रांस थे वो बहुत मजबूत तरीके से उभरे थे। लेकिन जब हम दूसरी कार्नेटिक युद्ध की बात करें तो वहां पर जो रॉबर्ट क्लाइव था वो उसने पूरी तरीके से गेम को पलट के रख दिया था। वहां पर क्या हुआ था कि जो ड्यूप्ले है उसकी खराब नीति के कारण वहां की सरकार उन्हें बुला लेती है, और फिर से एक नया गवर्नर जनरल नियुक्त होता है गोडेहू करके, और फिर वहां पर संधि होता है। ओके, तो इस तरीके से वहां पर अंग्रेज ही जो है वो फाइनली आप देखो तो सेकेंड कार्नेटिक युद्ध में उभरती है। जब हम तीसरे कार्नेटिक युद्ध की बात करें तो यहाँ पर तो अंग्रेजों ने पूरी तरीके से उनका फ्रांस का सफाया कर दिया। 1760 में जो बैटल ऑफ वांडीवॉश होता है उस युद्ध के बाद फ्रांस पूरी तरीके से सीमित हो जाते हैं, और जो इनकी संधि होती है पौंडीचेरी वाली, उस संधि के बाद तो इन्हें ये कहा जाता है कि जो इनका जो किला है पौंडीचेरी ये सब वाले क्षेत्र में, चंद्रनगर वाला जो फैक्ट्री है, उन सब जगहों पे ये क्या करेंगे? ये फोर्टिफिकेशन किलाबंदी नहीं करेंगे, प्लस में मिलिट्री का एक्सपेंशन भी नहीं करेंगे, और वो बाकी यूरोपियन कंट्री की तरह जैसे कि डच हो गए, पुर्तगाल हो गए, ये भी क्या हो गए? सीमित हो गए। ओके, तो इनके जीत के पीछे की वजह अंग्रेजों की क्या रही और फ्रांस के हार की क्या वजह रही, वही हम देखेंगे इस टॉपिक में। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे जो पहला इसमें कारण रहा वो रहा सत्ता पर नियंत्रण, है ना, कंट्रोल ऑफ पावर, है ना। देखिए इसमें क्या था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ओके, जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक कैसी कंपनी थी? वो एक प्राइवेट कंपनी थी। कैसी कंपनी थी? वो एक प्राइवेट कंपनी थी, निजी कंपनी थी। और ये निजी कंपनी होने के कारण इस पे जो सरकार का नियंत्रण था वो क्या था? बहुत कम था, या फिर न के बराबर था। और इसका सबसे अच्छा फायदा क्या हुआ कि ये जो भी पॉलिसी बनाते थे, जो भी ये नीतियां बनाते थे, इसमें इन्हें सरकार की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, आदेश लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, या फिर कोई भी ये डिसीजन ले रहे हो उसमें भी इन्हें सरकार की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी, है ना। तो हस्तक्षेप जो था सरकार की तरफ से ये बहुत कम था। तो कोई भी पॉलिसी बनानी हो, कोई भी कुछ डिसीजन लेना हो, कोई भी युद्ध लड़ना हो, कुछ भी करना, इम्प्लीमेंट करना हो, तो इन्हें ज़्यादा गवर्नमेंट से परमिशन लेना नहीं पड़ता था। लेकिन वहीं अगर हम फ्रेंच कंपनी की बात करें तो ये पहली यूरोपियन कंपनी थी जो पूरी तरीके से कैसी थी? सरकारी थी, गवर्नमेंट कंपनी थी। चूंकि ये सरकारी थी तो इस पर सरकार का क्या था? पूरी तरीके से नियंत्रण था, फुल गवर्नमेंट कंट्रोल था। तो जब भी ये क्या करते थे? पॉलिसी मेकिंग करते थे, है ना, नीतियों को बनाते थे, नीतियाँ को बनाते थे, या फिर ये डिसीजन मेकिंग करते थे, है ना, कोई भी डिसीजन मेकिंग करते थे तो इन्हें क्या? सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी। सरकार का उसमें क्या होता था? हस्तक्षेप होता था। देखिए तो मान लो कि अब कोई भी युद्ध लड़ा जा रहा हो, है ना, तो उसके लिए क्या? इन्हें सरकार की आदेश लेने की जरूरत पड़ी। और आज की तरह तो उसमें मोबाइल फ़ोन था नहीं कि फ़ोन लगाया और तुरंत पूछ लिया। जब वो आदेश लेते थे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था वहाँ से, जो भी उनका फाइनल जो रिजल्ट होता था, जो भी वो बोलते थे, वो यहाँ तक आने में, भारत वाले क्षेत्र में या जहाँ भी इनके जो अलग अलग क्षेत्र थे वहाँ तक आने में।
तो इसलिए जो है इनको बहुत ज़्यादा जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था, इसकी वजह से इनकी हार का ये भी एक कारण था। प्लस में और भी क्या कारण था कि देखिए, जो फ्रेंच की कंपनी थी वो उनको फ्रांस की सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय जो मदद होती है वो नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि फ्रांस की जो सरकार थी वो यूरोप में चल रहे अलग अलग वॉर्स में क्या थी, व्यस्त थी। तो वो बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर रही थी वहाँ की कंपनी को। प्लस में और क्या था कि जो भी मिलिट्री सपोर्ट चाहिए थी यहाँ की कंपनी को, वो भी इन्हें नहीं मिल पाता था, जो भी ये युद्ध लड़ते थे, है ना। तो ये सब भी एक वजह रही जिसके कारण क्या रही, फ्रेंच की कंपनी हार गई। मतलब फ्रांस की जो यहाँ पावर थी वो उनको हार का सामना करना पड़ा। अब हम अगर दूसरे कारण की बात करें तो देखिए, नेवी जो था वो कहाँ पे एम्प्लॉयड होगा, ऑब्वियसली जो समुद्री वाला क्षेत्र है ना वहीं पे। तो चूंकि ब्रिटिशर्स के पास क्षेत्र भी ज़्यादा थे, है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इनके पास नेवी पावर भी थी, और इनके पास जो भी नेवी पावर थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। ओके, तो ब्रिटिश की जो नेवी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी कंपैरिजन टू फ्रांस की नेवी। ओके, तो ये भी एक कारण था। अगर हम तीसरी कारण की बात करें तो देखिए, जो ब्रिटिश हैं उनके पास 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस थी, 3 इंपॉर्टेंट क्षेत्र थे। कौन कौन सी? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। कौन सा? कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास। देखिए, हम एक रफली इंडिया का मैप ड्रॉ कर लेंगे और चीज़ें समझ लेंगे। देखिए, मान लो कि ये कैलकाटा वाला रीजन है, ये आप समझ लो कि ये बॉम्बे वाला रीजन है, और ये मद्रास। तो ये जो तीनों क्षेत्र हैं ये किसके कब्जे में था? ये अंग्रेज़ों के कब्जे में था, है ना। तो आप समझ लो कि अगर अंग्रेज़ों के कब्जे में कितना बड़ा बड़ा एरिया है, तो वहाँ से इन्हें ईजिली बहुत सारा टैक्स का कलेक्शन होता होगा। जो भी इनके लिए जो ट्रेडिंग का क्षेत्र है वो इन्हें कितना ज़्यादा बड़ा, कितना ज़्यादा वास्ट एरिया इन्हें मिल रहा है। तो ये ईजिली बहुत ज़्यादा जगहों पे क्या कर रहे थे, ट्रेड कर पा रहे थे, टैक्स कलेक्ट कर की वसूली कर पा रहे थे। तो ये कितना ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे। वहीं अगर हम फ्रांस की बात करें तो यहाँ पर गिन चुन के पौंडीचेरी और वो जो चंद्रनगर वाली फैक्ट्री थी, माहे कराईकल, बस मतलब बहुत ही लिमिटेड क्षेत्र थे इनके पास में। और तीसरे जो कार्नेटिक युद्ध हुई थी बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश के बाद, तो इनके पास बहुत सारी क्षेत्र इनके हाथ से चली जाती है। और फाइनली इनके पास पौंडीचेरी और एक जो चंद्रनगर में फैक्ट्री होती है, बालासोर वाले में छोटी मोटी इनकी जो फैक्ट्री बचती है वही इन्हें मिलती है। और वहाँ पर भी इनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं कि इनको मिलिट्री को भी अब एक्सपैंड नहीं करना है, जो इनकी किला थी उसकी किलाबंदी भी नहीं करनी है। तो ये क्या हो गए थे, बाकी जो यूरोपियन कंट्री थी डच और पुर्तगालियों की तरह ये भी भारत में बहुत ज़्यादा सीमित हो गए थे। ओके, तो क्षेत्र सीमित, तो ये अब ये फाइनेंशियली वित्तीय तरीके से कैसे स्ट्रांग हो पाएंगे? ये ना ही बहुत ज़्यादा क्षेत्र है इनके पास कि अब बहुत ज़्यादा ट्रेड कर पाएँ, प्लस में क्या हो पाए, ये कर की वसूली भी ज़्यादा नहीं हो पाएगी इनकी। तो धीरे धीरे ये क्या हो गए, वीक होते चले गए। तो इस तरीके से देखो अंग्रेजों ने किस तरीके से इनको भी उखाड़ के फेंक दिया। तो एक एक करके अंग्रेज जो है वो सारी यूरोपियन कंट्रीज़ पर भारी पड़ी, और ये फाइनली बाद में कार्नेटिक युद्ध के बाद ये मास्टर के तौर पे उभरी भारत के, और आगे चल के इसने क्या किया, भारत पे राज भी किया। वो तो हम अपने फर्दर लेक्चर में देखेंगे कि किस तरीके से आगे ब्रिटिशर्स ने पॉलिसीज़ बनाई, बहुत सारे भारत के जो लोकल क्षेत्र हैं अब धीरे धीरे करके उन सब पे कैसे कैसे ये कब्जा करेगी। ओके, तो चलिए इसी के साथ हम अपने इस लेक्चर के अंत में आ गए हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें ढंग से समझ में आ गई हो। और एडवेंट ऑफ यूरोपियंस यानी कि यूरोपियों के आगमन का जो हमारा टॉपिक था पूरा, जिसमें कि हमने बैकग्राउंड, पांचों जो यूरोपियन शक्ति थी एक एक करके हमने सबको देखा, और लास्टली हमने कार्नेटिक युद्ध भी पढ़ लिया। और वो जो टेबल है वो आप बस उसको याद कर लेना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।